चलिए लगभग हम लोग एंडिंग पे हैं अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंडिया के वायसरॉय। ठीक है, अच्छा एक बात यहां पर समझ लेते हैं पहले, वायसरॉय और गवर्नर जनरल इन दोनों में क्या अंतर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यानी 1757 के विद्रोह के बाद हम जानते हैं कि भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन का कब्जा हो गया। ब्रिटिश क्राउन के अंडर में भारत आ गया और भारत के सिटीजन्स जो है वो ब्रिटिश सिटीजन्स जो है वो कहलाने लगे। इंडियन सिटीजनशिप आजादी के पहले तक नहीं हुआ करता था। इसके पहले हमारे सबके अंदर में जो सिटीजनशिप हुआ करती थी वो ब्रिटिश सिटीजनशिप हुआ करती थी। ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली जब देश का विभाजन हुआ तो जो पाकिस्तान चले गए वो ऑटोमेटिकली सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो गए और जो इंडिया में रह गए वो ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन हो गए। तो 1858 में जो कानून आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके पहले भारत में गवर्नर जनरल हुआ करते थे। गवर्नर जनरल का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, माने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यपालिक व्यक्ति है। जैसे वर्तमान में भारत में सबसे महत्वपूर्ण कार्यपालिक व्यक्ति सेंट्रल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर और स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर। तो जो प्रमुख कार्यपालिका का जो मुखिया होता है, जो पूरी कार्यपालिका को कंट्रोल करता है, जिसकी सलाह पर या जिसके द्वारा सारे महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती किए जाते हैं, महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाते हैं, उस कार्यपालिका के मुखिया को गवर्नर जनरल कहा जाता था। ठीक है, गवर्नर माने जो गवर्न करना और जनरल माने उसको मुखिया। तो गवर्न करना माने एग्जीक्यूट करना और कार्यपालिका का जो मुखिया वो कहलाता था गवर्नर जनरल। तो 1858 के पहले भारत में केवल गवर्नर जनरल होते थे। ये तो हो गया उस गवर्नर जनरल के टर्म का मीनिंग। वायसराय शब्द का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन तो भारत में 1858 के बाद बनेगा। तो 1858 के बाद जो भी गवर्नर जनरल भारत में होगा वो वायसराय भी होगा और गवर्नर जनरल भी होगा। जब वो ब्रिटिश क्राउन की ओर से भारत में जो कुछ भी काम करेगा तब वो वायसराय कहलाएगा। अर्थात जब वह ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होगा तो उसको वायसराय कहेंगे, और जब वो भारत के अंदर एग्जीक्यूटिव फंक्शन करेगा तो उसको गवर्नर जनरल कहेंगे। ठीक है, तो वायसराय और गवर्नर जनरल में ये अंतर है। तो 1858 के बाद जितने भी वायसराय हैं वो वायसराय तो हैं और साथ में गवर्नर जनरल भी हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? तो वायसराय अकेले कहना उचित नहीं है या गवर्नर जनरल अकेले कहना उचित नहीं है। जैसे कि अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड रीडिंग, तो ये वायसराय तो थे ही, गवर्नर जनरल भी थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1858 के बाद के जितने वायसराय हैं वो वायसराय भी हैं प्लस गवर्नर जनरल भी हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रीडिंग तो 1920, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1921 तक भारत में रहे, उनके बारे में हमने पहले देख लिया है। अब हम देखते हैं लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 तक, इनके समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी। अगर आपको वायसराय का टाइम पीरियड मालूम है तो पिछला हमने जितना कुछ पढ़ा उसके हिसाब से आप अपने आप बता सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ है, ठीक है, 1922 में हुआ है, और अगर आपको टाइम मालूम है कि 1922 में कौन वायसराय था तो आप अपने आप बता देंगे कि अच्छा उस समय ये वाले वायसराय रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं हम पीछे देख चुके हैं। अब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि कौन से वायसराय के दौरान कौन सी घटना हुई। चौरा चौरी घटना हुआ लॉर्ड रीडिंग के समय में, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया था। मोपला विद्रोह हुआ था केरला में, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं 1921 में। रिपील ऑफ रॉलेट एक्ट 1926 में रॉलेट एक्ट को खत्म कर दिया गया था। मर्डर ऑफ स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता रहे, उनका मर्डर कर दिया गया था एक पठान के द्वारा। काकोरी ट्रेन रोबरी, काकोरी ट्रेन की जो लूट हुई थी चंद्रशेखर आजाद और हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा, ये इन्हीं के समय में हुआ था। ठीक है, साइमल्टेनियस आईसीएस एग्जाम में, आईसीएस लिखना भूल गया हूं, ठीक है, साइमल्टेनियस आईसीएस एग्जाम एट इलाहाबाद एंड लंदन, पहली बार इन्हीं के समय में एक साथ। अब लंदन में भी पेपर होंगे इंडियन सिविल सर्विस के और भारत में इलाहाबाद में भी होने शुरू हुए थे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन इन्हीं के समय में हुआ था। ठीक है, तो ये कोई महत्वपूर्ण चीजें नहीं है। अगर आपको पिछले की घटना याद है और इनकी क्रोनोलॉजी अगर आपको याद है कि लॉर्ड रीडिंग कब से कब तक थे, लॉर्ड इरविन कब से कब तक थे,
और जो घटनाएं पीछे हो चुकी हैं, अगर वो सब आपको याद है तो आप अपने आप बता देंगे। ठीक है, जैसे 1916 से 1921 तक लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, तो इस पीरियड में जितनी घटना घटी उसी के समय में घटी। लखनऊ पैक्ट किसके समय में हुआ, आप बता देंगे किसके समय में हुआ। ठीक है, 1885 में लॉर्ड डफरिन भारत के जो वायसराय थे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुआ, तो ठीक है, ये सारी बातें। तो लॉर्ड इरविन के समय जो 26 से 28 तक थे, तो 26 से 31 तक, तो इनके समय में, तो 26 से 31 तक जितनी महत्वपूर्ण घटना घटी भारत में सब इसी के समय में हुआ। ठीक है, साइमन कमीशन आया 1928 में, नेहरू रिपोर्ट बना 1928 में, सॉन्डर्स की मर्डर किया गया था भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, लाहौर सेशन कांग्रेस का हुआ था 1929, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, झंडा फहराया गया था, ये तमाम चीजें हुई थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट मार्च जो है वो शुरू हुआ था इन्हीं के समय में। ठीक है, हारकॉर्ट बटलर इंडियन स्टेट्स कमीशन, या शॉर्ट में इसको सिंपल हम बटलर कमिटी कहते हैं, इसका गठन 1927 में हुआ था और इसको गठन करने का उद्देश्य था टू इन्वेस्टिगेट एंड क्लैरिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश राज एंड प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश सरकार प्रिंसली स्टेट्स के साथ कैसा व्यवहार करे, इसकी खोजबीन करके इस कमेटी को रिपोर्ट देना था। और कमेटी ने कहा रीअफर्म ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर प्रिंसली स्टेट्स। इस कमेटी ने कहा कि जो ब्रिटिश पैरामाउंसी प्रिंसली स्टेट के ऊपर है उसको बनाए रखो, उस पर ढील देने की जरूरत नहीं है, प्रिंसली स्टेट्स को आजाद करने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर अपनी सर्वोच्चता बनाए रखिए। ठीक है, अब अगला आता है लॉर्ड बिलिंगटन, 1931 से 36 तक थे, तो इनके समय में अब पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुआ था लॉर्ड इरविन के समय, और दूसरा और तीसरा हुआ लॉर्ड बिलिंगटन के समय में, याद रखें। ठीक है, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, कम्युनल अवार्ड आया रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा, पूना पैक्ट हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच में, फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था इसी एक्ट के द्वारा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया किसान सभा और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। अब ये दोनों क्या है हम लोग देख लेते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा एक महत्वपूर्ण नामे में लगा हुआ किसान सभा, ठीक है, इसको हिंदी में अखिल भारतीय किसान सभा भी बोलते हैं। तो ये किसानों का एक संगठन था जो कि पीसेंट विंग ऑफ सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का ये पीसेंट विंग था। हर पार्टी का अपना एक पीसेंट विंग, लेजर विंग, लेबर विंग, स्टूडेंट विंग, ठीक है, महिला वुमेन विंग, ये सब होते हैं। तो ये एक पीसेंट विंग था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, जिसकी स्थापना किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1936 में। बाद में इसमें और भी मेंबर्स जुड़े, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर और उसकी स्थापना वहीं पर की गई। इसके महत्वपूर्ण मेंबर हैं यदुनंदन शर्मा, राहुल संस्कृतायन, पी सौंदर्या, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, बंकिम मुखर्जी, एन जी गंगा, इंदुलाल याग्निक एक्सेट्रा। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, ये चार मेंबर इनमें से उठा के देंगे, पूछ लेंगे इनमें से कौन किसान सभा का मेंबर था कौन नहीं था। ठीक है, तो एक नजर आपको मारनी है, ध्यान रखना है। चलिए अगली महत्वपूर्ण है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना भी लॉर्ड बिलिंगटन के समय में हुई थी। ये क्या है देखते हैं, अ सोशलिस्ट पार्टी विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1934 में इसकी स्थापना हुई, उससे लेकर 1948 तक ये कांग्रेस के भीतर रह के काम की है। एक अलग से पार्टी तो थी, लेकिन ये कांग्रेस से अलग होकर के नहीं थी, कांग्रेस के भीतर ही एक पार्टी के रूप में काम करती थी। 1948 में फिर इस पार्टी का विघटन हो गया और फिर इससे कई पार्टियां निकली, और वर्तमान में जो आज यूपी में जो अखिलेश यादव की पार्टी है वो भी फिर यहीं से निकली। तो 1948 के बाद इसमें कई टूट हो गए और कई प्रकार की सोशलिस्ट पार्टी बनना शुरू हो गई। ठीक है, तो 1934 में इस पार्टी को बनाने का काम किया था जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव और नीरू मसानी। ये चार बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति इस पार्टी को बनाए थे। ठीक है, तो ये इसलिए कांग्रेस से अलग होकर एक पार्टी बना लिए थे क्योंकि ये समाजवादी विचारधारा के लोग थे। जवाहरलाल नेहरू भी समाजवादी विचारधारा के थे, ठीक है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इनके साथ शामिल नहीं हुए, वो कांग्रेस में ही रहे। और इन्होंने क्योंकि कांग्रेस में इन लोगों की इच्छा थी कि कांग्रेस में भी समाजवाद को, सोशलिज्म को एक गोल के रूप में अपनाया जाए, लेकिन कांग्रेस इससे मना करती रही, जबकि जवाहरलाल नेहरू खुद इसके पक्ष में थे। लेकिन जब इन लोगों की बात नहीं हुई, नहीं मानी गई, तो इन्होंने अलग से पार्टी बना लिया और समाजवादी सिद्धांतों पर काम करना शुरू कर दिया। कांग्रेस बोलती थी हम लिबरल सिद्धांतों पर काम करेंगे, और लिबरलिज्म और सोशलिज्म एक दूसरे के विरोधार्थी हैं, अपोजिट हैं। इन्होंने कहा हम सोशलिज्म को अभी नहीं अपनाएंगे। ठीक है, अब अगले जो वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है लॉर्ड लिनलिथगो,
1936 से 1944 तक, इनके समय में पहली बार भारत में स्पष्ट रूप से जनरल इलेक्शन हुए जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, ठीक है, जो कि 1935 के एक्ट के द्वारा किया गया था। और 1935 के एक्ट में कहां डायरेक्ट इलेक्शन होगा, कहां इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, कौन वोट डाल सकता है, ये तमाम चीजें हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं। तो 1936-37 में भारत में पहली बार आम चुनाव ठीक ढंग से होने चाहिए वैसा हुआ। लाहौर रेजोल्यूशन बाय मुस्लिम लीग, 1940 में लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस मुस्लिम लीग का, और मुस्लिम लीग ने वहां पर अपने लिए पृथक पाकिस्तान की मांग शुरू की। इसके अलावा इन्हीं के समय में अगस्त को ऑफर आया था 8 अगस्त 1940 को एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना मोहन घोष और रासबिहारी बोस ने मिलकर के सिंगापुर में किया था। बाद में उसको टेक ओवर किया था सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन आया भारत में, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। कराची सेशन ऑफ मुस्लिम लीग का कराची सेशन जो है 1944 में हुआ था, और इसमें मुस्लिम लीग ने डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था। जहां कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया था, गांधी ने डू एंड डाई का नारा दिया था, इन्होंने नारा दिया डिवाइड एंड क्विट। अंग्रेजों से कहा ये जो यूनाइटेड इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया, इसका विभाजन करो, भाग जाओ यहां से, ठीक है, ऐसा। लॉर्ड बेवेल अगले महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड बेवेल 1944 से 47 तक, इनके समय में बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं पीछे हम सब पढ़ चुके हैं। CR फार्मूला, गांधी इरविन टॉक, देसाई लियाकत पैक्ट, बेवेल प्लान, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड, डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को, इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है, एटली का स्टेटमेंट आया 20 फरवरी 1947 को। ये तमाम महत्वपूर्ण घटना पीछे पड़ चुकी है, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन 21 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक ये भारत के वायसरॉय रहे, ठीक है। ये जो थे एक्चुअल में ब्रिटिश नेवी के ऑफिसर थे, स्टेट्समैन यानी राजनीतिक भी थे, और लास्ट वायसरॉय थे ये भारत के। ये वायसरॉय भारत में कब तक रहे, जब तक अंग्रेजों का शासन रहा। 21 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक ये वायसरॉय रहे। फिर 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक इनके नाम से वायसरॉय पद हट गया, क्योंकि ब्रिटिश शासन भारत में खत्म हो गया और ये गवर्नर जनरल रहे भारत में। इसलिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन माने जाते हैं, ठीक है। और अगर प्रथम इंडियन गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो राजगोपालाचारी, असैसिनेटेड, इनकी हत्या कर दी गई थी। ये आयरलैंड में घूमने फिरने गए थे और वहां पर उनकी एक फिशिंग कैट थी जिसमें ये सब परिवार थे मछली मारने के लिए। तो उसी फिशिंग बोट में एक बम लगा दिया गया था। आयरलैंड की एक रेवोल्यूशनरी पार्टी थी उनके द्वारा, और अल्टीमेटली इनकी वहां पर बम फटने से इनकी हत्या हो गई थी, ठीक है। इनकी वाइफ का नाम थोड़ा याद रखना है, कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, एडवीना एस्ले, ठीक है। कहते हैं इनके कुछ कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप थे जवाहरलाल नेहरू के साथ, क्या पता सही है नहीं मालूम। डॉटर, इनकी बेटी पेट्रिसिया, इनकी बेटी ने खुद किताब लिखा है जिसमें माउंटबेटन के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में और माउंटबेटन की पत्नी के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी किताबें अवेलेबल थोड़ी सी नहीं होती और हमें जानने की भी जरूरत नहीं है। हमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं हमें उन्हें जानना है, ठीक है। लेकिन ये बात साफ तौर पर है कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो थोड़ी सी सेक्सुअल डिजायर वाले व्यक्ति थे, और उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी वाइफ किसके साथ है, और मेरी वाइफ को भी इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसके साथ हूं, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये बड़े कंट्रोवर्शियल व्यक्ति रहे लॉर्ड माउंटबेटन। जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे दोस्त थे, और भारत को आजाद दिलाने के बाद जब ये पहले गवर्नर जनरल भारत के बने तो इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भारत में निभाई। बहुत सारे मुद्दे जो भारत के लिए बहुत मुश्किल में थे, लॉर्ड माउंटबेटन के कारण सुलझ पाया है। तो हमारे लिए तो अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है, पर्सनली चाहे जैसे भी रहे। इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण सत्र जो एनुअली हुआ करते थे, ठीक है। अच्छा, यहां एक बात ध्यान रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन जनरली दिसंबर महीने में हुआ करते थे, लेकिन हमेशा दिसंबर में होते थे ऐसा नहीं है। कभी दिसंबर से एक आध महीना पहले भी हो जाता था, कभी जनवरी में भी, कभी फरवरी में भी, कभी मार्च में भी, ठीक है। तो दिसंबर में मोस्टली होते थे। एग्जाम में आया कि मोस्टली इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर ऑफ एवरी ईयर। स्टेटमेंट सही है, लेकिन ओनली दिसंबर आ जाए तो गलत है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब हम अगर क्रम में देखें तो भारत की आजादी तक कुल 55 सेशन हुए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, 55। तो इसके पहले के हमने देख लिया क्रोनोलॉजी में,
तो 43वें नंबर का जो क्रोनोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें, बीच के कहीं हमने छोड़ दिए जो महत्वपूर्ण वही देखेंगे, तो 43 नंबर का जो था 1927 में मद्रास में हुआ, जिसके चेयरमैन थे यानी प्रेसिडेंट थे M.A. अंसारी, और इस सेशन के दौरान साइमन कमीशन को बायकॉट करने का प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकार किया। फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू इसके चेयरमैन थे, कलकत्ता में यह सेशन हुआ था, और इन्हीं के समय में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1928 के सेशन में, जो कलकत्ता में हुआ था, और कांग्रेस के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। लेकिन जब ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बना तो उसके अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू। 45वें नंबर पे 1929 लाहौर में हुआ, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया, जिसके बारे में पूरी डिटेल हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। 47वें नंबर पे 1931, बीच में 30 में हुआ ही नहीं था। ठीक है, नहीं 30 में, हाँ 30 में नहीं हुआ था, सीधे 31 में हुआ। 31 में 2 बार हुए थे, तो एक बार जो हुआ था 46वें नंबर का, उसको हमने छोड़ दिया, तो 47 वाला को महत्वपूर्ण है। कराची में हुआ था, सरदार पटेल इसके चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, और इस समय कराची वाला भी मैं आपको स्पेशल सेशन ऑफ कराची में आपको पढ़ा चुका हूं, जिसमें रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। कराची सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम से रिलेटेड प्रस्ताव पारित किए गए थे। 1936 में फैजपुर में हुआ, जो कि 51 नंबर का था, और फिर जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। फर्स्ट इंडियन नेशनल सेशन एट विलेज, ये कांग्रेस का पहला कांग्रेस का सेशन था जो गांव में हुआ। ठीक है, फैजपुर उत्तर प्रदेश में। 52वें नंबर पर 1938 हरिपुरा नामक जगह पर इसका सेशन हुआ। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने, और इस समय नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाने पर प्रस्ताव पारित हुआ कांग्रेस के अंदर, और बाद में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई भी गई, और जिसके अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के भी अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू, नेशनल प्लानिंग कमेटी के भी अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू। 53 नंबर 1939 त्रिपुरी, जबलपुर में त्रिपुरी में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष चुन लिए गए थे, लेकिन गांधी को दिक्कत थी। गांधी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था पट्टाभी सीतारमैया, और उस जिनमें पट्टाभी सीतारमैया की हार हुई थी, गांधी जी को बुरा लगा था, और फिर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस पर दबाव डाला कि आप रेजिग्नेशन दीजिए। सुभाष चंद्र बोस रेजिग्नेशन दिए, और जब सुभाष चंद्र बोस रेजिग्नेशन दे दिए, फिर उन्होंने अपना एक अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक या ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, और इधर बोस के चले जाने के बाद किसी न किसी को अध्यक्ष बनाना था, तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। पट्टाभी सीतारमैया को तो नहीं, हार गए थे वो। ठीक है, तो ये भी कभी-कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने रेजिग्नेशन दिया था 1939 त्रिपुरी सेशन से, तो उनकी जगह पर किसको अध्यक्ष बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। फिर चुनाव नहीं हुआ था, सहमति से राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। ठीक है, 1940 54वें नंबर का रामगढ़ में हुआ, उत्तर प्रदेश में। इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, और जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, ये आईएनसी के प्रेसिडेंट थे 1940 में, जो रामगढ़ में सेशन हुआ था। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में 2 महत्वपूर्ण बातें जाननी है। पहली तो ये यंगेस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट, 21 साल के थे जब कांग्रेस में ये अध्यक्ष बन गए थे, पहली बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी कोई एक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता था किसी एक सेशन में, तो जब तक अगला सेशन नहीं होता था, वो तब तक उसका अध्यक्ष रहता था। ठीक है, तो 40 के बाद सीधे 46 में हुआ है। ठीक है ना, बीच में विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, इसके कारण कांग्रेस का सेशन नहीं हुआ। ठीक है, और भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट इत्यादि चल रहा था, तो कुछ ऐसा था ही नहीं कांग्रेस के पास कि वो सेशन करके कुछ निर्णय ले। तो 41 से यानी 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45 5 साल तक सेशन लगातार नहीं हुआ। इसलिए अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं। तो 2 बातें हैं, सबसे यंगेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट। ठीक है, और जब 1946 में 55वें नंबर का कांग्रेस का सेशन हुआ, तब जाकर के उन्होंने अपना प्रेसिडेंट पद छोड़ा और नए प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ मेरठ में। जेबी कृपलानी फिर उसमें अध्यक्ष बने, और जो ये फिर 46 के बाद फिर सीधे 48 में होगा, तो ये 46 में भी अध्यक्ष थे और 47 में भी अध्यक्ष थे। और जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, उस समय भी कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो जेबी कृपलानी थे। तो ये कुल 55 सेशन हुए आजादी तक। आजादी के बाद आज भी कांग्रेस का सेशन हर साल होता है, लेकिन वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। एक बस और जान लेते हैं, 56वें नंबर का 1948 में भारत को आजादी मिलने के बाद
जयपुर में हुआ था और उसके चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे पट्टाभी सीतारमैया। तो आजादी के बाद कांग्रेस का पहला सत्र कहां हुआ? जयपुर में। कब हुआ? 1948 में। उसके चेयरमैन प्रेसिडेंट कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सेशन कांग्रेस की। अब कुछ इंपॉर्टेंट नए नोट्स हम लोग देखते हैं कांग्रेस सेशन से रिलेटेड। आईएनसी सेशन नॉट टू प्लेस। कांग्रेस का सेशन कब कब नहीं हुआ? एक तो 1930 में नहीं हुआ, एक 1935 में नहीं हुआ, एक 1937 में नहीं हुआ। ठीक, और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1941 से 1945 तक लगातार नहीं हुआ। इन पीरियड में कांग्रेस का सेशन नहीं हुआ, बाकी हर समय कांग्रेस का सेशन हुआ है। मैक्सिमम टाइम आईएनसी प्रेसिडेंट्स, सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन बने? मदन मोहन मालवीय 4 बार। कब और कहां? ये मदन मोहन मालवीय जब मैं पढ़ाया था वहां बता दिया था। दूसरे नंबर पे दादा भाई नौरोजी 3 बार। कब और कहां? ये मैं जब दादा भाई नौरोजी पढ़ाया था तो बता दिया था। पहली बार 1906 में, ठीक है, फिर पहली बार 1896 में, फिर 1909 में, और फिर एक बार 1906 में, और फिर एक आध बार और देख लेना पीछे। ठीक है, और फिर जवाहरलाल नेहरू 3 बार। जवाहरलाल नेहरू पहली बार 1929 में, फिर 1936 में, और एक बार और कभी। ठीक है, तो 3 बार बने हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या महात्मा गांधी कभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे? हाँ, केवल एक बार, जब 1924 में कांग्रेस का सत्र कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था, तो एक बार केवल गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के। उसी प्रकार राजेंद्र प्रसाद भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी केवल एक ही बार जो है। तो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति में महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद ऐसे व्यक्ति हैं जो एक ही बार इसके बने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर कभी कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो चेयरमैन बनने की बात ही नहीं। ठीक है, चलिए अगली बात देखते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण नोट्स है। द टर्म नेशनल वाज एडेड इनटू इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग नागपुर सेशन। इसके पहले केवल उसका नाम था कांग्रेस। ठीक है, इंडियन कांग्रेस ऐसा कुछ था, नेशनल शब्द नहीं लिखा हुआ था। तो नेशनल शब्द कांग्रेस में 1891 में जब नागपुर में कांग्रेस का सेशन हुआ तब जोड़ा गया था। ऑल इंडिया खादी बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग काकीनाडा सेशन। कांग्रेस का काकीनाडा में सेशन हुआ था। ठीक है, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, दूसरे मोहम्मद मौलाना अली इसके चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। और 1923 में ऑल इंडिया खादी बोर्ड एस्टैब्लिश करने की बात कांग्रेस ने स्वीकार किया था, क्योंकि गांधी आ चुके थे। ठीक है, और गांधी खादी को बड़ा पसंद करते थे। बियरिंग खादी वाज मेड मैंडेटरी फॉर आईएनसी वर्कर्स ड्यूरिंग गुवाहाटी सेशन 1926। 1926 में कांग्रेस का सेशन गुवाहाटी में हुआ और तय किया गया सारे कांग्रेस के लोग खादी पहनेंगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर और जर्नल्स। ठीक है, परीक्षा में ये भी पूछे जाते हैं। मिलाप उर्दू का एक अखबार था जिसको एम के चंद्र नामक व्यक्ति जो है पब्लिश किया करते थे। लीडर अंग्रेजी का एक बड़ा महत्वपूर्ण अखबार जिसका प्रकाशन मदन मोहन मालवीय द्वारा किया जाता था। बहिष्कृत भारत मराठी भाषा का एक अखबार था जिसे बी आर अम्बेडकर द्वारा पब्लिश किया जाता था। बंदी जीवन ये एक पत्रिका थी, अखबार नहीं था, जो कि रेवोल्यूशनरी पत्रिका थी, और इसको छापते थे सचिन सन्याल नामक व्यक्ति। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। ठीक है, बंदी जीवन किसके द्वारा लिखा गया? नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी का न्यूज़पेपर जवाहरलाल नेहरू 1938 में इन्होंने दिल्ली से इसका प्रकाशन शुरू किया था, और अभी भी ये नेशनल हेराल्ड चलता है। और इसी मुद्दे पर कुछ घोटाला किया राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने, जिस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने केस किया है, और वो मामला अभी तक कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं। अब हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा, डोमिनियंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो डोमिनियन शब्द का मतलब क्या है, और कौन कौन से महत्वपूर्ण देशों को गुलाम जो बनाया था? गुलाम तो ब्रिटेन ने 60 के आसपास देशों को बनाया था, उनमें से कितने देशों को उसने डोमिनियन का दर्जा दिया था? तो पहले हम डोमिनियन शब्द का मतलब समझते हैं। द वर्ड डोमिनियन वाज यूज्ड फ्रॉम 1907 टू 1948। ये जो डोमिनियन शब्द का प्रयोग है 1960 से 1948 तक ही प्रयोग में रहा है। ठीक है, उसके बाद डोमिनियन शब्द को मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ शब्द से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो 1949 के बाद जो डोमिनियन कहलाते थे ब्रिटिश एम्पायर के, वो मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ कहलाने लगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? टू रिफर सेल्फ गवर्निंग नेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। डोमिनियन का मतलब है एक ऐसा देश जो ब्रिटेन का गुलाम है, लेकिन सेल्फ गवर्निंग माने अपने इंटरनल मामलों में, एक्सटर्नल मामलों में, शासन में, प्रशासन में, विदेश संबंध में उसको टोटली फ्रीडम मिला हुआ है। केवल उसको एक काम करना पड़ता था
अगर वो डोमिनियन है ब्रिटेन का, तो इसका मतलब था कि थोड़े मोड़े विदेश मामलों पर ब्रिटेन के राजा का हस्तक्षेप होता था, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ब्रिटेन का एम्पायर, जो ब्रिटेन का राजा है, बादशाह है, वो उस देश का भी राजा होगा। और तीसरी बात, जो देश ब्रिटेन का डोमिनियन है, उसको ब्रिटेन के राजा को अपना राजा मानते हुए ब्रिटेन के प्रति अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति दिखानी पड़ेगी। ये 3 बातें आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है डोमिनियन। ठीक है, इसीलिए 1900 द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत को कई बार डोमिनियन बनाने की बात कही गई, लेकिन हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने मना कर दिया, हमें डोमिनियन नहीं बनना, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अर्थात हम ऐसा इंडिपेंडेंस चाहते हैं कि ब्रिटेन का बादशाह हमारा बादशाह नहीं होगा, ब्रिटेन के प्रति हमारी कोई निष्ठा, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ब्रिटेन हमको किसी प्रकार से रेगुलेट नहीं करेगा। तो डोमिनियन का मतलब है कि वो रेगुलेट करेगा, उसका बादशाह हमारा बादशाह है, वो हमारे यहां आएगा, बिना वीजा लिए आएगा। ठीक है, ये तमाम चीजें। ठीक है, तो रिफर सेल्फ गवर्निंग नेशंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर यूनाइटेड बाय कॉमन एलिजियंस टू द ब्रिटिश क्राउन, यानी जो डोमिनियन होगा उसको ब्रिटेन राजा के प्रति अपनी निष्ठा दिखानी पड़ेगी। एंड फ्रीली एसोसिएटेड एज मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, बाद में उसको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मेंबर शब्द से रिप्लेस किया गया। द टर्म वाज अबंडेंट इन 1949, 1949 में डोमिनियन शब्द को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ शब्द को लाया गया। और फिर जो भी मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ का जो भी मेंबर बनेगा उसको पूरी ऑटोनॉमी दे दी गई। ठीक है, 100% ऑटोनॉमी दे दी गई, और ब्रिटेन का बादशाह है, आपका बादशाह नहीं होगा, ब्रिटेन और आपका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ऐसे कितने देशों को ब्रिटेन ने डोमिनियन का दर्जा दिया था, हम एक लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले उसने कनाडा को यह दर्जा दिया था 1867 में। ठीक है, अब ऊपर देखिए कि यह शब्द आया 1907 में। ठीक है, लेकिन 1867 में कनाडा ब्रिटेन का गुलाम हो गया था, और उसी समय से कनाडा को, उस समय डोमिनियन शब्द यूज नहीं करते थे, कोई और शब्द यूज करते रहे होंगे, लेकिन डोमिनियन जैसा ही दर्जा 1867 में कनाडा को दे दिया गया। और आज तक कनाडा ने कभी विरोध नहीं किया, और आज तक कनाडा ब्रिटेन का डोमिनियन है। अर्थात कनाडा में जो ब्रिटेन का राजा है वो कनाडा का राजा भी है, और जब ब्रिटेन का राजा कनाडा आता होगा कभी, तो उसको कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आज भी कनाडा का जो राजा है, यानी कनाडा एक प्रकार से आज भी इनडायरेक्टली मोनार्की पे शासन कर रहा है, जिसका मोनार्क कौन है, वही जो ब्रिटेन का मोनार्क है। ठीक, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया को 1901 में डोमिनियन जैसा दर्जा मिला, और वो आज तक जारी है। अर्थात ऑस्ट्रेलिया का राजा भी कौन है, जो ब्रिटेन का राजा है। और न्यूजीलैंड, ये 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी तक ब्रिटेन के डोमिनियन से कोई दिक्कत नहीं की, ना उन्होंने कभी कहा कि भैया हमें डोमिनियन से अलग करो। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड 1907 में इसको डोमिनियन का दर्जा मिला, 1934 तक ये इंडिपेंडेंट रहा, फिर ये कनाडा में मिल गया। तो अब जब कनाडा में मिल गया तो कनाडा की जो स्थिति है वही न्यू फाउंडलैंड की होगी। 5वां साउथ अफ्रीका को 1910 में ये दर्जा दिया गया, और 1961 तक ये दर्जा कंटिन्यू रहा। 1961 तक साउथ अफ्रीका का जो राजा है वो वही होता था जो ब्रिटेन का राजा है। इंडिया को, अच्छा, आयरलैंड 1922 में मिला, 1949 में खत्म हो गया। इंडिया को 1947 में डोमिनियन का दर्जा मिला। मैं आपको बता चुका हूं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बनाया गया था, डोमिनियन बनाया गया था ब्रिटेन का। कब तक, जब तक आपका संविधान ना बने। तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत ब्रिटेन का डोमिनियन था, यानी इस पीरियड में ब्रिटेन का राजा ही भारत का राजा होता था। पाकिस्तान 1947 से 1956 तक, और आखिरी उसके बाद तो डोमिनियन का नाम ही खत्म कर दिया गया, सेलोन श्रीलंका 1948 से 1972 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमको क्या पढ़ना है, कुछ बड़े और महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग धीरे धीरे, यहां तक पूरा क्रोनोलॉजी के हिसाब से हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग देखेंगे, जैसे पर्सनालिटीज रिलेटेड टू इंडियन नेशनल मूवमेंट। कई एक बड़े महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज हैं, जयप्रकाश नारायण है, राम मनोहर लोहिया है, सरदार पटेल है, राजेंद्र प्रसाद है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज के बायोग्राफी भी हम लोग थोड़ी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। भारत आजाद तो हो गया, लेकिन उसके बाद में कई समस्याएं मुंह आए खड़ी हुई थी, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, भारत की विदेश नीति। ठीक है, और उसी में से एक महत्वपूर्ण था जो प्रिंसली स्टेट थे उनको भारत में मिलाना। ठीक, तीसरा हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत की आजादी के बाद भारत खासकर 1964 तक कैसे आगे बढ़ा, कौन कौन सी समस्याएं आई,
भारत ने अपनी विदेश नीति को कैसे आगे बढ़ाया, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट क्या है, ये तमाम चीजें हम लोग समझेंगे। फिर देखेंगे कम्युनलिज्म इन इंडिया, भारत में संप्रदायवाद, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और फिर ये कैसे आगे बढ़ता रहा। और यहीं पर हम देखेंगे कि भारत में संप्रदायवाद का संबंध क्या भारत के राष्ट्रवाद से भी है। क्या राष्ट्रीय आंदोलन ने एक तरफ जहां भारत की राष्ट्रवाद को जन्म दिया, वहीं भारत के आंदोलन में, आजादी के आंदोलन ने संप्रदायवाद को भी जन्म दिया। तो संप्रदायवाद क्या है, इसके क्या मायने हैं, भारत में इसका विकास कैसे हुआ, ये तमाम मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे। इसके अलावा कुछ टॉपिक मैं आपको भेज चुका हूं, जैसे विमेंस इन इंडियन नेशनल मूवमेंट मैं आपको भेज चुका हूं, आप देख लीजिएगा। बहुत पहले मैं आपको मैटर बना के भेज चुका था, ठीक है। एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, जब तक अंग्रेज भारत में थे तो एजुकेशन की क्या स्थिति थी, वो भी मैं आपको भेज चुका हूं, ठीक है। और इसके अलावा इंडियन सिविल सर्विस का विकास अंग्रेजों ने कैसे किया, वो आप में से किसी ने व्हाट्सएप में डाला था, तो उसको आप लोग कवर कर लीजिएगा, मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कुछ और टॉपिक हम लोग देखेंगे, प्रेस का विकास भारत में कैसे हुआ, शिक्षा का विकास कैसे हुआ, कृषि का विकास, तो ऐसे कुछ टॉपिक हम लोग और उठा करके आगे देखेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, एंजॉय कीजिए, और मुझे आशा है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे और मॉडर्न इंडिया आपको ठीक ढंग से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। धन्यवाद।